प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार प्रभास जोशी द्वारा रचित रचना अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। मालवा क्षेत्र में जब बरसात की झड़ी लगी रहती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, लगातार वर्षा होती रहती है, इससे वहाँ के तालाब इत्यादि पूरी तरह से लबालब पानी से भर जाते हैं। कुएं बावड़ियाँ भी पानी से पूरी तरह लबालब भर जाते हैं और नदियों में जल प्रवाहित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार मालवा का यह क्षेत्र पूरी तरह से जल से भरा होता है और जल को जीवन कहा जाता है। जल और जीवन से भरा हुआ यह क्षेत्र पूरी तरह से समृद्ध क्षेत्र दिखाई पड़ता है। कभी कभार बहुत अधिक बारिश होने से बाढ़ आने की भी आशंका हो जाती है। बाढ़ का पानी घरों में घुस जाता है, जिससे जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार सोयाबीन की फसल भी बहुत अधिक पानी बरसने से गलकर खराब हो जाती है। लेकिन अधिक पानी बरसने से नदी नालों में पानी का लगातार प्रवाह बना रहता है, कुएं बावड़ियों में तालाबों में पानी भरा रहता है। इस प्रकार इसका बहुत ही सुखद एवं सार्थक प्रभाव दिखाई पड़ता है। फसलें लहलहाती हुई दिखाई पड़ती है और मालवा का क्षेत्र समृद्ध दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब कुएं बावड़ी और ताल तलैया पानी से लबालब भर जाते हैं। नदी नाले भरपूर पानी के साथ बहते हैं। फसलें खेतों में लहराती हुई दिखाई देती है। इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि मालवा जल से खूब संपन्न और समृद्ध हो गया है। मालवा जल से सिंचित है, मालवा में बहुत अधिक पानी बरस रहा है और इस प्रकार मालवा खूब संपन्न और समृद्ध हो गया है। कभी कभी अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ भी आ जाती है और नदी नालों का पानी घरों में घुस जाता है। इससे लोगों को परेशानी होती है, परंतु ऐसा कम ही होता है। जब बाढ़ आती है तब फसलों को हानि होती है तथा खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव हो जाता है। जैसे कि बाढ़ आती है तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां सामान्य लोगों के समक्ष आती है, फसलों को हानि भी होती है तथा खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव पैदा हो जाता है। ऐसा भी होता है कि अधिक बरसात होने से सोयाबीन की फसल गलकर खराब हो जाती है, परंतु गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है। अधिक बारिश होगी तो गेहूं की फसल और चने की फसल अच्छी होती है। तालाबों, नदियों तथा कुओं बावड़ियों के भर जाने के कारण गर्मी की ऋतु में सूखा से बचाव भी होता है। पानी का प्रबंधन हो जाता है, पानी पूरी तरह से भरा रहता है। इस प्रकार तालाबों में, नदियों में, कुओं और बावड़ियों में पानी भर जाने के कारण गर्मी की ऋतु में सूखे से बचाव भी करता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। मालवा क्षेत्र में प्रभास जोशी के अनुसार अब वैसा पानी नहीं गिरता जैसा पहले कभी गिरा करता होगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके कारण पर्यावरण के साथ की जा रही छेड़छाड़ के वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है और अब पहले की तरह बारिश नहीं होती है। पहले जितना पानी अब नहीं बरसता है। वनों की भी लगातार कटाई हो रही है, वनों का दोहन किया जा रहा है, वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण भी इसका एक कारण हो सकता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक प्रभास जोशी के अनुसार अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। वर्षा का कम होना आज मालवा क्षेत्र का ही नहीं, अन्य प्रदेशों क्षेत्रों की भी समस्या है। कभी जितना पानी गिरा करता था, यानी बहुत अधिक पानी मालवा क्षेत्र में गिरा करता था, अब उतना पानी मालवा क्षेत्र में नहीं गिरता है और यह समस्या लगभग बहुत सारे प्रदेश
प्रदेशों और क्षेत्रों की है। इसका कारण पर्यावरण के असंतुलन से ऋतु चक्र का अव्यवस्थित हो जाना है। ऋतु चक्र अव्यवस्थित हो गया है क्योंकि पर्यावरण का असंतुलन हो गया है। पर्यावरण के असंतुलित हो जाने से ऋतु चक्र का अव्यवस्थित हो जाना भी इसका प्रमुख कारण है। वर्षा, शरद तथा ग्रीष्म सभी ऋतुओं में समय चक्र में परिवर्तन हो गया है। चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शरद ऋतु हो अथवा ग्रीष्म ऋतु हो, सभी ऋतुओं के समय चक्र में भी परिवर्तन हो गया है। बेमौसम बरसात होने से मानसून कम होता है तथा देर से और कम वर्षा होती है। मानसून के आने में भी देरी हो जाती है और कई बार तो बहुत कम बारिश होती है। औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे प्रकृति के नियम टूट रहे हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है और इस प्रकार प्रकृति के नियम भी टूट रहे हैं। तापमान की निरंतर वृद्धि होने से वायुमंडल में नमी घट रही है। तापमान बढ़ रहा है और वायुमंडल की नमी कम होती जा रही है। आज हम अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। प्रकृति से बहुत दूर हम आज अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। वनों को काटा जा रहा है और यातायात तथा कारखानों की वृद्धि ने वर्षा को ही नहीं, गर्मी और सर्दी की ऋतुओं को भी प्रभावित किया है। यातायात तथा कारखानों की वृद्धि ने वर्षा को ही नहीं वरन गर्मी और सर्दी की ऋतुओं को भी प्रभावित किया है। यातायात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है और इनसे निकलने वाली धुओं से तथा कारखानों की बढ़ोतरी होने से उनके द्वारा निकलने वाली धुआं, प्रदूषण इत्यादि से पूरी तरह से ऋतुओं को प्रभावित किया है। मालवा में इसी कारण से अब पहले जैसी बारिश नहीं होती। मालवा में अब पहले जैसी बारिश इसी कारण नहीं होती। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। हमारे आज के इंजीनियर पश्चिमी यानी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ही इंजीनियर बन पाए हैं। यानी आज के इंजीनियर पाश्चात्य शिक्षा की ही उपज है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि पाश्चात्य देशों के द्वारा किए जा रहे विकास को पैमाना मानते हुए ही अन्य देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के दिखाए रास्ते पर अग्रसर होकर के ही और अन्य देश भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा समझते हैं कि वे ही पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे देश में हमारे देश की सभ्यता और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बहुत अधिक समृद्ध रही है। यहाँ पर विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंज जैसे प्रजापालक शासक हुए हैं और वे जल के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। पहले जमाने के इन लोगों ने जल को बहुत अच्छी तरह से सहेजा, उसका संरक्षण किया और बहुत ही अच्छी तरह से वे जनता की मदद करते हुए जल का संरक्षण के संबंधित कार्य करते रहे हैं। इस प्रकार हमारे आज के इंजीनियर भले ही ऐसा समझें कि वे ही जल का प्रबंधन जानते हैं, वस्तुतः जल का प्रबंधन तो पहले जमाने के लोग भी बहुत अच्छी तरह से किया करते थे। कुओं, बावड़ियों का निर्माण कराना, पानी को एकत्र करना, पानी को सहेज कर संरक्षित करना, यह कार्य वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आज के इंजीनियर पाश्चात्य पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की उपज है। यूरोप और अमेरिका के लोगों का मानना है कि भारत एक विकासशील देश है। यूरोप में आधुनिक परिवर्तन का आधार रिनेसा अर्थात पुनर्जागरण काल से माना जाता है। यूरोप में जो आधुनिक परिवर्तन आया यह पुनर्जागरण काल से आया हुआ माना जाता है। जैसे ही पुनर्जागरण हुआ उसी के साथ उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई और यूरोप में आधुनिक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा।
इसी के बाद यूरोप में नई विचारधारा फैली और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों की स्थापना हुई, बड़े पैमाने पर उद्योग लगे। पाश्चात्य ज्ञान के प्रभाव में आज के इंजीनियर ऐसा मानते हैं कि वर्तमान विकास विकसित देशों की ही देन है। भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में उनको पता नहीं है। उनको यह भी पता नहीं है कि महाराजा विक्रमादित्य, राजा भोज तथा राजा मुंज जब भारत में शासन किया करते थे तब यूरोप के पुनर्जागरण का कुछ अता पता भी नहीं था। इन शासकों ने मालवा में तालाब खुदवाए तथा कुएं बावड़ी बनवाए, जल का समुचित संरक्षण किया, बरसात के पानी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की यानी बरसात का जो पानी है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था की थी। वे जानते थे कि इस प्रकार गर्मी में पानी की कमी की समस्या का सामना किया जा सकेगा। जब गर्मी का मौसम आएगा तब पानी की कमी हो जाएगी और पानी की कमी का मुकाबला करने के लिए इस प्रकार से जो बरसात का पानी है उसको सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है तथा इससे भूगर्भ के जल भंडार की भी सुरक्षा होगी। आज के इंजीनियर इस बारे में कुछ नहीं जानते। यदि देखा जाए तो आज के इंजीनियर तालाबों को गाद से भर रहे हैं और इसके अलावा धरती के गर्भ में से भी जल का दोहन कर रहे हैं, जो कि आने वाली मानवता के लिए सुखद संकेत नहीं है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? रिनेसा से आशय है पुनर्जागरण काल। 20वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण हुआ और उसके परिणाम स्वरूप वहां पर बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज इस पुनर्जागरण काल के बहुत पहले हो गए थे। ये सभी राजा प्रजापालक राजा थे, पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और इसी कारण से इन्होंने पानी को सहेजना, उसका संरक्षण करने से संबंधित बहुत ही सार्थक कार्य किए। इन्होंने कुएं बनवाए, बावड़ियां बनवाई, ताल तलैया बनवाए, इन्होंने नदियों इत्यादि का भी बहुत अच्छी तरह से संरक्षण किया और इस प्रकार से इन्होंने पानी को सहेज कर उसको संरक्षित रखने में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। इस प्रकार पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने ताल तलैया, तालाब बनवाए, नदियां खुदवाई और भी विभिन्न प्रकार के उपाय करते हुए, कुएं बावड़ियों का निर्माण करते हुए उन्होंने पानी का बहुत ही अच्छी तरह से प्रबंधन किया। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिनेसा अर्थात पुनर्जागरण काल यूरोप में 20वीं शताब्दी में आया। इसके कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और यूरोप में तकनीकी ज्ञान बढ़ा। वहां से यह विश्व के अन्य देशों में पहुंचा। विदेशियों को यह भ्रम सदा रहा है कि भारत को विकास के मार्ग पर उन्होंने ही अग्रसर किया है। सर्वविदित बात यह है कि भारत की सभ्यता तथा संस्कृति प्राचीन काल में भी अत्यंत विकसित थी। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति प्राचीन काल में भी बहुत अधिक विकसित रही है। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ईसा से भी पहले हुए थे। वे एक प्रतापी और कुशल प्रजापालक राजा थे। महाराजा भोज और मुंज भी कुशल प्रजापालक शासक थे। राज्य की समृद्धि में पानी के महत्व से वे अवगत थे। उन्होंने मालवा में तालाब खुदवाए थे, कुओं तथा बावड़ियों का निर्माण कराया था। वे जानते थे कि पठार के पानी को रोककर रखने के लिए इन विकास कार्यों की जरूरत है। यदि पठार पर पानी को रोककर रखा जाना हो तो इसके लिए कुएं बावड़ियों का निर्माण कराना, ताल तलैयों का निर्माण कराना, तालाबों का निर्माण कराना बहुत आवश्यक है। इससे बरसात का पानी रुका रहता था और गर्मियों में लोगों के काम आता था। इससे भूगर्भ के जल का स्तर भी सुरक्षित रहता था, उसका अनावश्यक दोहन भी नहीं होता था। जब पानी का संरक्षण
तालाबों के माध्यम से, नदियों, कुओं और बावड़ियों के माध्यम से कर लिया जाता, ऐसी स्थिति में भूगर्भ का दोहन नहीं किया जाता। इस प्रकार से उसका अनावश्यक दोहन भी नहीं होता था। इस प्रकार मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज ने पानी के रख रखाव के लिए अनेक सार्थक प्रबंध किए। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? हमारी आज की सभ्यता यूरोप और अमेरिका देशों से आयातित सभ्यता कही जा सकती है। जिस प्रकार से यूरोप और अमेरिका के लोग अपनी यहाँ पर खाऊ उजाड़ू अपसभ्यता को अधिक जीते हुए जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति अब हमारे देश में भी दिखाई पड़ने लगी है। हमारी आज की इसी सभ्यता के कारण नदियों का स्वरूप बदल रहा है, नदियां गंदे पानी के नाले में बदल रही है। हमारे देश में तो नदियों को बहुत ही आदर और श्रद्धापूर्वक माता कहकर, मैया कहकर संबोधित किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता इस प्रकार से बिगड़ी कि अब ये बड़ी बड़ी नदियां जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए था, उनमें अब गंदा पानी प्रवाहित हो रहा है और ये बड़ी बड़ी नदियां अब गंदे पानी के नाले जैसी बन रही है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारी आज की सभ्यता यूरोप और अमेरिका से आयातित सभ्यता है। इसका आधार औद्योगिक क्रांति है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों से भारी मात्रा में उत्पादन होता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यकता अनुसार कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वनों को उजाड़ा जाता है। कच्चा माल यदि प्राप्त किया जाएगा तो उसके लिए वनों से बहुत सारा कच्चा माल प्राप्त किया जाता है और इसलिए वनों को उजाड़ा भी जाता है। उनका धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है तथा दूषित रसायनों से युक्त पानी नदियों में बहकर जल प्रदूषण कर देता है। जो दूषित रसायनों से युक्त पानी है वह नदियों में बहता है और इस प्रकार इस जल को प्रदूषित कर देता है। नदियां जल का सर्वोत्तम साधन है, जल को जीवन माना गया है। नदियों को आदर पूर्वक माँ कहकर संबोधित किया जाता है। हमारे देश में तो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक नदियों को माँ कहकर संबोधित किया जाता है। नदियों को माँ कहकर संबोधित करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जल की उपलब्धता के कारण ही नदियों के तट पर प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक सभ्यताओं का जन्म हुआ। सिंधु, रावी, गंगा, यमुना आदि नदियों के तट पर महान सभ्यताएं विकसित हुई है। नील नदी घाटी की मिस्र की सभ्यता प्रसिद्ध है। आज वही जीवनदायिनी नदियां मृत्यु की कगार पर है। जो नदियां जीवन दिया करती थी, जिनमें जल प्रवाहित होता था, जल को जीवन कहा जाता है, इस प्रकार जीवन प्रदान करने वाली नदियां आज मृत्यु की कगार पर है। कारखानों का दूषित पानी उनमें बह रहा है और जीवन के लिए संकट बन गया है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ रही है उस सभ्यता के अनुसार विकास हो रहा है। इस सभ्यता और विकास के साथ में जो उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण है वह बड़े पैमाने पर गंदे पानी के रूप में इन नदियों में मिल रहा है और इस प्रकार से यह जीवन के लिए संकट बन गया है। यह आधुनिक सभ्यता का ही दुष्प्रभाव है कि नदियों का जल पीने योग्य नहीं है तथा खेतों की सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं रहा है। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे उद्योग धंधों की स्थापना हुई है। इन उद्योगों के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। जल प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है और इस प्रकार जब बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण हो रहा है तो यह
जल प्रदूषण नदियों को गंदे नालों के रूप में बहाने के लिए विवश कर देता है। आज बड़ी बड़ी नदियां अब केवल मात्र गंदे नाले के रूप में ही बहती हुई दिखाई पड़ती है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह उजाड़ की अपसभ्यता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक ने आधुनिक सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। लेखक प्रभास जोशी ने वर्तमान आधुनिक सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। यह भारत की अपनी सभ्यता नहीं है, यह यूरोप तथा अमेरिका से भारत में आई है। इस सभ्यता का आधार विशाल उद्योग है। इन विशाल उद्योगों में भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इसके लिए विश्व के अविकसित निर्धन देशों में बाजार तलाशा जाता है। विश्व के ऐसे देश जो निर्धन देश हैं वहाँ पर बाजार तलाशा जाता है और जो पूंजीपति देश हैं, जो विकसित देश है, वहाँ पर उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होता है और निर्धन देशों में बाजार तलाशा जाता है। इस तरह यह सभ्यता शोषण तथा पूंजी के केंद्रीभूत होने की सभ्यता है। इससे जो बाहरी चमक दिखाई देती है उसे ही विकास मान लिया गया है। इस औद्योगिक सभ्यता के कारण होने वाला विकास वास्तविक विकास नहीं है। यदि हम वास्तविक विकास की बात करें तो जो औद्योगिक सभ्यता के माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है वह वास्तविक विकास नहीं है। इस सभ्यता के कारण वन तथा प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन होता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा लोगों को प्रकृति के प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है। समस्त विश्व को आज जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। मौसम का चक्र भी बिगड़ गया है। वर्षा न होने से जल की कमी हो गई है। यानी पर्यावरण के साथ की जा रही इस छेड़छाड़ के कारण पर्यावरण असंतुलन का खतरा चारों ओर उत्पन्न हो गया है। वर्षा न होने से जल की कमी हो गई है। फसलें भरपूर अन्न नहीं दे रही है। खाने की वस्तुओं तथा पीने के पानी का संकट भी उत्पन्न हो गया है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। बर्फ ध्रुवों की तरफ पिघल रही है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है और ध्रुवों की जो बर्फ है वह लगातार पिघल रही है। लद्दाख में बर्फ गिरने के स्थान पर पानी गिर रहा है। बर्फ की जगह पानी गिर रहा है। रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर जलमग्न हो रहा है। रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जहां पूरी तरह से रेगिस्तान ही रेगिस्तान, धूल मिट्टी ही दिखाई पड़ती है, लेकिन पर्यावरण के असंतुलन के कारण बाड़मेर जैसे क्षेत्र में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी भरा दिखाई पड़ सकता है। पर्यावरण असंतुलन से यूरोप और अमेरिका में गर्मी बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और इसका प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का तेजी से उत्सर्जन होना है। सारी गड़बड़ी पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ही हो रही है। यह संकट इस पाश्चात्य सभ्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह सभ्यता नहीं, खाऊ उजाड़ू अपसभ्यता है। इसे तो सभ्यता कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो उद्योगों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को अधिक मात्रा में जन्म दे रही है और प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर रही है। इसीलिए इसे खाऊ उजाड़ू अपसभ्यता कहा गया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। धरती का वातावरण लगातार उद्योगों से निकले हुए अपशिष्ट के कारण और प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो रहा है और इस प्रदूषण के कारण पूरा का पूरा वातावरण, पूरा का पूरा तापमान ही प्रभावित हो रहा है। धरती का वातावरण भी जो बहुत अधिक मात्रा में निकलने वाली प्रदूषित गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, उनके कारण गर्म हो रहा है। इसमें यूरोप और अमेरिका की बहुत अहम भूमिका मानी जा सकती है, क्योंकि उद्योगों का बहुत अधिक जमावड़ा यूरोप और अमेरिका में ही देखा जा सकता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर उद्योग लगे। इन उद्योग धंधों से निकलने वाला अपशिष्ट और प्रदूषण ही प्रमुख रूप से धरती के वातावरण को गर्म करने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, धरती का वातावरण
कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण गर्म हो रहा है। ये गैसें यूरोप तथा अमेरिका में लगे हुए विशाल उद्योगों का दुष्परिणाम है। डीजल और पेट्रोल से चालित वाहनों और मशीनों के कारण भी यह गैस अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में मिलकर वातावरण को गर्म कर रही है। प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके लिए प्रमुख कारण मानी जा सकती है। धरती का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण गर्म हो रहा है। ये गैस यूरोप तथा अमेरिका में लगे हुए विशाल उद्योगों का दुष्परिणाम है। डीजल से, पेट्रोल से जो चलित वाहन हैं और मशीनों के कारण भी जो धुआं इत्यादि उत्पन्न होता है, प्रदूषित गैसें उत्पन्न होती है, उनके माध्यम से भी यह धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। इस प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल में मिलकर वातावरण को गर्म कर रही है। इसके कारण पृथ्वी के ऊपर ओजोन की परत भी क्षत विक्षत हो रही है। आज पर्यावरण असंतुलन का संकट विश्वव्यापी हो चुका है। यूरोप तथा अमेरिका विकसित औद्योगिक देश हैं। वहाँ पर ही विशाल उद्योग लगे हैं। प्रदूषित वायुमंडल उनकी ही देन है। वनों का कटाव व अनावश्यक दोहन भी इसमें सहायक हो रहा है। वनों का कटाव किया जा रहा है, वनों का दोहन किया जा रहा है, वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार यह भी इस पूरे वातावरण को गर्म करने के लिए यानी पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण हो सकता है। विकसित देश अपना दोष न मानकर उसको अविकसित तथा विकासशील देशों के ऊपर मंड देते हैं। प्रमुख रूप से उद्योगों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के जिम्मेदार तो विकसित देश हैं, लेकिन वे स्वयं इस दोष को अविकसित देशों के माथे पर मढ़ देते हैं। अमेरिका इस पर नियंत्रण के लिए किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है। संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण करना ही एकमात्र हल है। पूरी मानवता को बचाने के लिए पर्यावरण का समुचित संरक्षण किया जाना चाहिए, तभी पूरी मानवता बच पाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार प्रभास जोशी द्वारा रचित रचना अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम उपयोगी पाठ्य सामग्री लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।